प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सल्तनत काल का दूसरा शासक इल्तुतमिश हुआ है, जिनका समय 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक था। तकरीबन 25 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद सुल्तान के पद पर नियुक्ति को लेकर तुर्की अमीर वर्ग दो दलों में विभाजित हो गया था। लाहौर के तुर्की अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। ईसामी एकमात्र इतिहासकार है जिसने अपनी पुस्तक फुतुह सलातीन में आराम शाह को कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र बताया है। दिल्ली के तुर्की अमीरों ने इल्तुतमिश को बदायूं से बुलाकर सुल्तान घोषित कर दिया, किंतु बाद में इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित करके उसका वध कर दिया और स्वयं सुल्तान बन गया। इस प्रकार 1210 से 1211 ईस्वी यानी कि एक वर्ष तक आराम शाह दिल्ली का दूसरा सुल्तान माना जाता है। इल्तुतमिश को तीसरा सुल्तान माना जाता है। इल्तुतमिश इलबारी कबीले का तुर्क था। गुलाम वंश के दौरान अमीर वर्ग में 5 जातियों के अमीर शामिल थे: तुर्क, ताजिक, अफगान, अबिसीनियाई हबशी एवं भारतीय मुसलमान। इनमें अधिकांश पद तुर्की अमीरों के ही पास थे। अब हम देखते हैं कि इल्तुतमिश की सुल्तान के रूप में प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी थी। इनमें पहली उपलब्धि हम लेते हैं सैनिक उपलब्धियां। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में अपने सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी गजनी के सुल्तान ताजुद्दीन यल्दौज को तराइन के तृतीय युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया। 1220 जब मंगोल शासक चंगेज खां ने ख्वारिज्म के युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करता हुआ हिंदुस्तान की सीमाओं पर पहुंच गया, तब इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को अपने यहाँ शरण न देकर चंगेज खां के संभावित आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचा लिया था। 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने सिंध और मुल्तान पर आक्रमण करके नासिरुद्दीन कुबाचा को पराजित कर उन्हें दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। कुबाचा ने बाद में सुसाइड कर ली थी। 1226 से 1232 तक इल्तुतमिश ने सैनिक कार्रवाई करके उन राजपूत राज्यों को जीतकर पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जो ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से मुक्त हो गए थे। ये राज्य निम्न थे, जैसे बयाना, रणथंबोर, अजमेर, नागौर, जालौर, मंडोर एवं ग्वालियर। इल्तुतमिश ने 1231 में जब नागदा उदयपुर में मेवाड़ के गुहिल शासकों की राजधानी पर आक्रमण किया, तब वहां का राजा क्षेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित करके भगा दिया। तो ये उनकी यहाँ राजस्थान में हार हुई। 1230 में इल्तुतमिश ने बंगाल के खिलजी शासक बल्ज खिलजी को पराजित करके बंगाल को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इस प्रकार 1231 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों की शक्ति का दमन करके उन प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया जो ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से मुक्त हो गए थे। इल्तुतमिश पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने सिंध व मुल्तान को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया। अब हम देखते हैं इल्तुतमिश की प्रशासनिक उपलब्धियां। इनमें पहला है इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा अरबी व्यवस्था थी। भारत में सर्वप्रथम इल्तुतमिश द्वारा ही इक्ता प्रथा लागू की गई थी। इक्ता 2 प्रकार का होता था। इक्ता सैनिक अधिकारियों के लिए बड़ा प्रांत, एक छोटा प्रांत भू राजस्व अनुदान के लिए। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से दिल्ली सल्तनत को अनेक इक्ताओं में विभाजित कर दिया गया था।
इक्तेदार क्या होता था? प्रत्येक इक्ते में प्रशासन चलाने के लिए इल्तुतमिश ने अध्यक्ष या गवर्नर नियुक्त कर दिए। इन्हें ही वली, मुक्ता या इक्तेदार कहा जाता था। इक्तेदार के निम्न कार्य थे: अपने इक्ते में शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपने इक्ते में भू राजस्व करों को वसूल करना तथा प्रशासनिक खर्च व वेतन काटकर शेष रकम को केंद्र को भेज देना, जिसे फवाजिल कहा जाता था। ये काम भी इक्तेदार को ही करना होता था। फिर इल्तुतमिश के समय में ही 40 गुलामों के दल का गठन हुआ। इल्तुतमिश ने अपने कुछ विश्वास पात्र तुर्की अमीरों का, जो उसके दास रह चुके थे, एक दल गठित किया। इन्हें 40 गुलामों के दल या तुर्कान-ए-चिलगानी नाम से जाना जाता है। 40 गुलामों के दल को जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही में तुर्कान-ए-चिलगानी कहा है। इल्तुतमिश ने सभी महत्वपूर्ण पदों पर इसी दल के सदस्यों को नियुक्त कर दिया। ये उसके लिए प्रशासन के संचालन में बड़े सहायक सिद्ध हुए। यद्यपि यही दल बाद में इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों की दुर्बलता का लाभ उठाकर काफी शक्तिशाली हो गया। इल्तुतमिश के बाद बलबन तक का युग इसी दल का युग है। आज यहीं तक, बाकी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।